हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग कर रहे हैं जो हमने पॉलिटी की जो है सीरीज स्टार्ट की हुई है उसका हम लोग आज लेक्चर नंबर 8 कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 8 है ना, ठीक है। हम एक सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिवली एक एक चीज़ को देखते हुए, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 8 है सिटीजनशिप। तो आज हम लोग इंडिया की सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे, कौन से का जो है लॉज इन्हें बैक करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्टेटस है इसका, किस किस टाइप की सिटीजनशिप होती है, किस तरह से सिटीजनशिप मिल सकती है, किस तरह से सिटीजनशिप जो है वो खारिज हो सकती है या छीनी जा सकती है इंडियन सिटीजन से, ठीक है। तो मीनिंग क्या है सिटीजनशिप का? मीनिंग है कि किसी का भी एक इंडिविजुअल का रिलेशनशिप उसकी स्टेट के साथ क्या है, समझे। देखो कि द टर्म सिटीजनशिप रेफर टू एज द इंडिविजुअल्स रिलेशनशिप विद द स्टेट, कि एक इंडिविजुअल का क्या रिलेशनशिप है, इजी है। क्या है वो सिटीजनशिप? मतलब इंडिया लाइक एनी अदर कंटेम्पररी जो स्टेट है दुनिया में हैज़ टू टाइप्स ऑफ सिटीजन। देखो, एक तो सिटीजन्स हो गए जो इंडिया के हैं ना, और दूसरा होता है एलियन जो बाहर का है, दूसरे मुल्क का है ना, ठीक है। समझेंगे आगे कैसे। सिटीजनशिप जो है एक फुल मेंबर है इंडिया का, इंडियन स्टेट का जो फुल मेंबर है, जिसके पास जो बाउंड बाय लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंगली ये एक इंडियन मेंबर है, ठीक है। ये जैसे एक फैमिली मेंबर होता है ना घर का, उसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं ना कि ये फैमिली मेंबर है ना, ये घर का है ना, वो घर के बाकी लोगों से कुछ किसी तरह से रिलेटेड होगा। वैसे ही इंडियन सिटीजन भी लॉ से जो है इंडिया से रिलेटेड होगा, जो है ना वो बाई लॉ जो है इंडिया का बाउंड हो, ठीक है। वहाँ पे उनके पास फ्री जो है दे आर फ्री टू एक्सरसाइज सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। सिटीजन के पास सिविल और पॉलिटिकल राइट जो है एक्सरसाइज करने की एक फ्री विल होती है ना, उनके पास राइट होता है। और सिटीजनशिप जो है एक एक्सक्लूजनरी कंसेप्ट है, सिंस इट एक्सक्लूड नॉन सिटीजन। तो ये एक एक्सक्लूसिव राइट है, हमारा कंसेप्ट है एक सिटीजन का, ठीक है। क्योंकि वो नॉन सिटीजन को एक्सक्लूड करता है। हम में इंडिया के अंदर एक सिटीजन के राइट्स और एक जो बाहर से आया हुआ है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक एलियन का या कोई टूरिस्ट है उसका कोई है ना फ़र्क है। वो लोग वीज़ा लेके पैसा खर्च करके कुछ दिन रहेंगे, हम लोग जो हैं हमेशा यहाँ रह सकते हैं। तो वी हैव सम सुपीरियर राइट्स, है ना। इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं सिटीजन। देखो वोटिंग है, वोटिंग में जो क्या इंपॉर्टेंस है, देखो इंडियन सिटीजन जो है कैन वोट इन इलेक्शन, कंटेक्स्ट कर सकता है इलेक्शन में। ये सिर्फ सिटीजन कर सकता है इलेक्शन में। इंडिया के जो इलेक्शन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन हो गए, राज्यसभा हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, एमएलए हो गया, एमएलसी हो गया, एमपी हो गए, इन सब में पंचायत राज से लेके है ना, एक सिटीजन ही सिर्फ या तो कंटेक्स्ट कर सकता है इलेक्शन में, खुद खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, किसी को वोट कर सकता है। कोई बाहर का आया हुआ नहीं कर सकता जो सिटीजन इंडिया का नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर्स, जितने भी हैं, जज है ना, जितना मर्जी कोई पढ़ा लिखा हुआ है ना, इंडियन नहीं है सिटीजन, तो वो जज कैसे बनेगा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सबॉर्डिनेट कोर्ट? कितना भी ज़्यादा पढ़ा हो, हमसे ज़्यादा हो, बट अगर तुम सिटीजन इंडिया के हो, एट द सेम टाइम उतने क्वालिफाइड हो, तो तुम बन सकते हो, ठीक है। बेनिफिट क्या है? गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी भी चलती है, सिर्फ सिटीजन्स जो हैं उससे बेनिफिट ले सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम से, है ना। जैसे देखो ना, बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन को जो राशन मिलता है, एपीएल है, अबव पॉवर्टी लाइन को मिलता है ना। अच्छा, फिर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट से जो इंश्योरेंस मिलते हैं ना, है ना। हेल्थ इंश्योरेंस है जैसे, है ना, मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट देती है। तो इस टाइप की स्कीम्स है ना। फिर जो है कोई एजुकेशन में है ना, अब एजुकेशन में अगर कोटा पे किसी को मिल रहा है ना, ओबीसी है या एससी एंड एसटी है, वो अगर सिटीजन ऑफ इंडिया ही नहीं होगा तो कैसे मिलेगा उसको? सो दिस काइंड ऑफ, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें जो है सिर्फ एक सिटीजन ही जो है उससे फ़ायदा ले सकता है। स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो सिर्फ सिटीजन्स एंजॉय करते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो नॉन सिटीजन का कोई उसमें उनको नहीं मिलता है। कुछ फंडामेंटल राइट तो सबके लिए होते हैं ना, कि कोई भी इंजॉय कर सकता है अगर हमारी कंट्री की टेरिटरी में है। लेकिन कुछ फंडामेंटल ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ स्पेसिफिकली जो है सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉय करते हैं, ठीक है। सिटीजनशिप जो है वो लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन की यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट मतलब कि सिर्फ पार्लियामेंट इस पे कानून बना सकता है। पार्लियामेंट के पास सोल अथॉरिटी है किसी को सिटीजनशिप देने की और उसको खारिज करने की, उसकी सिटीजनशिप। ये फॉल करता है विद इन पार्लियामेंट के सोल कंट्रोल में। जो टर्म सिटीजनशिप है वो डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। होएवर जो पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन का है, पार्ट 2 वो डिस्क्राइब करता है न्यूमरस टाइप ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप, जो आर्टिकल 5 to 11 है। हम आगे डिटेल में देखते हैं कैसे।
डिफाइंड नहीं है, टर्म कहीं पे डिफाइंड नहीं है, ये बात याद रखना, कहीं क्वेश्चन पूछ लिया गया सिटीजनशिप इज क्लियरली डिफाइंड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो इट इज़ नॉट डिफाइंड। लेकिन जो पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 5 to 11 वो कुछ क्राइटेरिया बताती है कौन कौन से लोग जो हैं एलिजिबल हैं सिटीजनशिप के लिए इंडिया में, ठीक है। अनलाइक अदर पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि विच टुक अफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, कुछ बहुत सारे हमने जब पीछे पढ़ा था कब कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया 1955 में, जो लेकिन दीज आर्टिकल वेर पुट इन इफेक्ट इन 26 नवंबर 1900, जो 5 से 11 आर्टिकल हैं जो सिटीजनशिप से रिलेटेड हैं वो 1949 में ही हम लोगों ने 26 जनवरी 1949 को ही क्या है इफेक्ट में आ गए थे, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है द डे द कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड, ठीक है। अब देखते हैं जो आर्टिकल 5 to 11 से कौन कौन से, देखो आर्टिकल 5 जो है वो ग्रांट करता है क्या, टू ऑल पीपल हु वेर बोर्न एंड रेज्ड इन इंडिया, जो पैदा हुए हैं ये और बड़े हुए हैं इंडिया में, उसने सिटीजनशिप ग्रांट करता है। आर्टिकल 5 ये कहता है इवन जो लोगों के पास इंडिया की डोमिसाइल है, डोमिसाइल इज अ सर्टिफिकेट वेयर डू यू लिव है ना, प्लेस ऑफ लिविंग है ना, बट नॉट बोर्न देयर, इंडिया में बोर्न नहीं हो लेकिन उनके पास इंडिया की डोमिसाइल है ना, येट हैव वन ऑफ देयर पेरेंट्स बोर्न देयर आर कंसिडर्ड एज सिटीजन्स। इंडिया की डोमिसाइल है क्योंकि एक से कोई मदर या फादर में से अगर कोई भी एक बंदा जो है इंडिया में पैदा हुआ है और उसके पास इंडिया की डोमिसाइल है तो उस चाइल्ड को जो है इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। तीसरी देखो एनी वन हु हैज़ लिव्ड इन इंडिया है ना मोर देन 5 years, देखो एनी वन हु लिव्ड इन इंडिया मोर देन 5 years है ना इज एलिजिबल टू सीक सिटीजनशिप। कोई भी 5 साल जो है इंडिया में कंटिन्यूसली रह रहा है तो वो एलिजिबल हो जाएगा इंडियन सिटीजनशिप लेने के। ये आर्टिकल 5 का कंटेंट है, ये 3 चीज़ें क्या क्या था, जो पर्सन बोर्न या रेज हुआ इंडिया में जिसके पास इंडिया की डोमिसाइल है और उसके माता या पिता में से कोई एक इंडियन है। तीसरी चीज़ जो इंडिया में 5 साल से ज़्यादा के वक्त से रह रहा है वो भी इंडिया की सिटीजनशिप सीख कर सकता है, ले सकता है, बाकी गवर्नमेंट की वो एक्सेप्ट करे या ना करे। ये हो गया आर्टिकल 5 का कंटेंट। आर्टिकल 6 में जो है इंडियन सिटीजनशिप के बारे में क्या कहता है, देखो स्टेटेड दैट एनी वन हु माइग्रेटेड टू इंडिया प्रायर टू 1949, देखो 19 जुलाई 1949 से पहले जो इंडिया में माइग्रेट हुआ है ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन बन जाता है अगर उसका वन ऑफ पेरेंट या कोई इंसेस्टर मतलब दादा दादी नाना नानी दादा दादी या परदादा कोई जो है इंडिया में पैदा हुआ है। ये याद रखना, ये इसमें एक है कि 1949 से पहले इंडिया में आया है ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बनेगा अगर उसके पेरेंट्स या एंसेस्टर्स में से कोई एक इंडिया में पैदा हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो नहीं बन सकता, याद रखना। दूसरी चीज आर्टिकल 6 क्या कहता है, थोज हु अराइव्ड इन इंडिया आफ्टर दिस डेट ऑन द अदर हैंड हैड टू रजिस्टर्ड। अब जुलाई जो है जुलाई 19 के बाद है ना 1949 के बाद है ना जो भी इंडिया में आया है ना उसे इंडियन सिटीजन बनने के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। अब रजिस्टर कैसे करना वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल 6 का कंटेंट। आर्टिकल 7 क्या कहता है, हमने क्या 5 to 11 देखना था है ना। आर्टिकल 7 कहता है, आर्टिकल 7 ये कहता है इट प्रोवाइड सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान विद राइट टू सिटीजनशिप। कुछ माइग्रेंट्स जो हैं जो थोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 लेकिन लेटर वो जो है रिटर्न हुए ऑन रीसेटलमेंट परमिट्स वेर इंक्लूडेड इन सिटीजनशिप एक्ट। कुछ लोग जो है ना 47 के बाद जो है वो 1 मार्च 47 के ऊपर पहले उधर गए है ना ड्यूरिंग पार्टीशन है ना, फिर लौट के आए रीसेटलमेंट पे जो है परमिट के साथ है ना, रीसेटलमेंट परमिट कर उनको भी सिटीजनशिप मिल सकती है, इंक्लूडेड है सिटीजनशिप नेट के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल जो है 8। देखो आर्टिकल 8 क्या करता है, जो प्रोवाइड करता है सटन जो इंडियन ओरिजिन के जो है इंडियन ओरिजिन लोग हैं मतलब जो बाहर जो है इंडिया से आउटसाइड रह रहे हैं ना उनको राइट टू सिटीजनशिप, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, कैसे उनको मिल सकती है, ठीक है। देखो जो भी बंदा इंडियन ओरिजिन का जो है इंडिया से बाहर रह रहा है, जो इंडिया में पैदा हुआ, याद रखना जो इंडिया में पैदा हुआ आर्टिकल 8 का, या उसका और उसकी हिज और हर पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट जो है ना पैदा हुए थे इंडिया में है ना वो जो है इंडियन सिटीजन बन सकता है जो रजिस्टर करे एज ए इंडियन सिटीजन विद इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन। याद रखना, ठीक है, वो रजिस्टर करके कहाँ पे इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन में वो कर सकता है, ठीक है। जो इंडिया से बाहर रह रहा है लेकिन उसका या उसका माता पिता जो है इंडिया में पैदा हुए हैं है ना या इंडियन ओरिजिन के हैं ना, तो वो जो है
इंडियन सिटीजन के लिए कर सकता है। ये था आर्टिकल 8 का। अब आर्टिकल 9, 10, 11 तीनों पढ़ लेते, खत्म करते। 5 से 11 का कंटेंट हमने देखना था क्या है। आर्टिकल 9 के क्या कहता है कि आर्टिकल 9 states that if a person voluntarily obtain the citizenship of a foreign state, he or she will no longer be a citizen of India। अगर समझ लो एक इंडिया से एक इंसान जो है अमेरिका जाता है ना, और वहाँ जाके जो है उसे जो है अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाती है और वो वॉलंटरली अमेरिका की सिटीजनशिप ले लेता है, तो जो है उसकी जो है इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली जो है क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। समझे, जो अपने होशोवास में। ठीक है। आर्टिकल 10 उसी जगह ये कहता है कि अगर आर्टिकल 10 ये कहता है कि ए पर्सन हु इज डीम्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी प्रोसीडिंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। कि जो अब आर्टिकल्स है ना, उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई बंदा सिटीजन है या बन सकता है इंडिया का, वो रहेगा तब तक जब तक कि पार्लियामेंट का कोई प्रोविजंस जो है अदरवाइज जो है उसके बारे में ना लिखे। नहीं हो सकता है ना। कंटिन्यू टू बी सिटीजन सब्जेक्ट टू प्रोविजन जो लॉ अकॉर्डिंगली। पार्लियामेंट अगर कोई और लॉ बनाता है कि नहीं हो सकता, तो क्योंकि पार्लियामेंट हैज अ सोल पावर ओवर इंडियन सिटीजनशिप के बारे में। अब आर्टिकल 11 क्या कहता है, लास्ट आर्टिकल है, ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कोई भी प्रोविजन बनाने की रिगार्डिंग द एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एज वेल एज द मैटर पर्टेनिंग टू इट। कि पार्लियामेंट के पास सोल पावर है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास जो है सोल पावर है सिटीजनशिप किसी को देने की या उसकी सिटीजनशिप ख़त्म करने की। ठीक है, और कोई भी सिटीजनशिप के रिलेटेड मैटर्स की जो सोल पावर है वो किसके पास है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। ये आर्टिकल 11 था। ये 5 to 11 आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सिटीजनशिप और उनके रिलेटेड चीज़ें बताता है। ठीक है, हमने इन्हें बड़ी डिटेल में किया है, बहुत स्लोली आराम से। अब देखते हैं जो एक्ट पास हुआ, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है ना, उसमें एक्विजिशन मतलब कैसे जो है इंडियन सिटीजनशिप ली जा सकती है। हाउ इंडियन सिटीजन कैन बी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग वेज। इस तरीके से देखो, सिटीजनशिप बाई बर्थ, हम तुम जो पैदा हुए हैं इंडिया में है ना, बाई बर्थ इंडिया की ऑटोमेटिकली हमें सिटीजनशिप मिल गई है ना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी इंडियन थे। बाई डिसेंडेंट यार, जिनके माता पिता या फिर कोई दादा दादी जो है इंडियन डिसेंडेंट था, वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। बाय थ्रू रजिस्ट्रेशन है ना, सम ईयर जो है इंडिया में रहने कैसे वो रह के मिलती है, आगे बढ़ते हैं है ना, वो रजिस्टर्ड कर सकता है जो है होम मिनिस्ट्री में, वहाँ से ले सकता है। नेचुरलाइजेशन लीड टू इंडियन सिटीजनशिप, ये कैसे मिलती है बात पढ़ते हैं। टेरिटोरियल इनकॉपरेशन, कोई दूसरी टेरिटरी जो है इंडिया ने अपने अंडर ले ली है ना, तो उन टेरिटरी के लोग जो है इंडियन सिटीजन बनते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं कैसे। देखो बाई बर्थ, देखो चिल्ड्रन बोर्न ऑन या आफ्टर जो है जुलाई 1, 1987। देखो 1987 याद रखना, जुलाई 1, 1987 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं या उसके बाद या उस दिन है ना, बट बिफोर द स्टार्ट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 आर इंडियन सिटीजन and as all the person born in India on or after July 1950, but before 1987 will have the status of citizen if either of his parent if the Indian citizen at the time। देखो 1950 के बाद या पहले से या 1987 तक है ना, और 2003 का अमेंडमेंट एक्ट जो है लागू होने से पहले कोई भी पर्सन जिसके माता या पिता जो है इंडियन है ना, जिसके माता या पिता इंडियन है ना, और वो इंडिया में पैदा हो, वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन जाता है। ठीक है। एक किड, देखो एक और चीज़ है बाई बर्थ। एक किड, एक बच्चा जिसके पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, और आइदर ऑफ देम इज इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ द बर्थ एंड द अदर इज नॉट ए इलीगल माइग्रेंट, इज डीम्ड टू बी इंडियन सिटीजनशिप व्हेन द अमेंडमेंट एक्ट 2002 टेक्स अफेक्ट। देखो 2003 का जो अमेंडमेंट है वो टेक अफेक्ट भी कर ले है ना। एक बच्चा, एक किड जिसके माता या पिता जो है वो इंडियन है और वो बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है, टाइम ऑफ द बर्थ के टाइम जो है उसके माता या पिता जो है वो इंडियन सिटीजन है कोई एक भी, और जो है दूसरा जो है जो माता या पिता में से अगर कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं है ना, तो वो क्या है, वो बच्चा जो है इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी उसको, वो इंडियन सिटीजन है, इज डीम टू बी इंडियन सिटीजन। ओके, क्या समझ गए 2003 के इम्पैक्ट आने से पहले। डिसेंडेंट से कैसे हो सकता है, बाई बर्थ तो हमने देख लिया है ना,
डिसेंडेंट, देखो ए पर्सन बोर्न आउटसाइड ऑफ द इंडिया बिटवीन 1950 और 1992 में, 1950 और 1992 में अगर कोई बच्चा जो है इंडिया से बाहर पैदा हुआ है, मस्ट हैव हैड एन इंडियन सिटीजन फादर एट द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन देखो पैदा ये अमेरिका में हुआ है ना, समझ लो है ना, अमेरिका में पैदा हुआ है, लेकिन उसके मदर है ना या उसका फादर जो है वो तब क्या था, उसके पैदा होने के टाइम जो है इंडियन सिटीजन था, दोनों में से कोई एक भी, तो बाई डिसेंडेंट उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। समझे, उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स मस्ट बी इंडियन सिटीजन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, है ना, आउटसाइड द इंडिया ऑन और आफ्टर 1992। 1992 के बाद, 1992 के दिन या 1992 के बाद जो है उसके माता या पिता में से कोई एक उसके पैदा होते हुए इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तभी बाई डिसेंडेंट उसको जो है इंडियन सिटीजनशिप जो है मिलेगी। ठीक है, ये भी हो गया। अब वो करते हैं भाई रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन से कैसे इंडियन सिटीजन कोई बन सकता है। देखो कोई भी पर्सन का जिसके एंसेस्ट्रीज, मतलब कोई भी माता पिता, दादा दादी, परदादा, उसके दादा दादी, उसके दादा दादी जो हैं वो इंडिया में रहते थे, है ना, रहे हैं फॉर एटलीस्ट 7 years प्रायर टू अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप। देखो किसी भी बच्चे के जो है अगर रजिस्ट्रेशन करने से पहले, रजिस्टर्ड मतलब एप्लीकेशन देने से पहले इंडियन सिटीजनशिप की, उसके माता पिता या ए पर्सन्स एंसेस्टर्स हु हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 7 साल के लिए वो इंडिया में रहे हैं लगातार, फिर वो अप्लाई करता है सिटीजनशिप के लिए, तो उसे सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाएगी। ठीक है, या पर्सन जो मैरिड है किसी इंडियन सिटीजन से, ठीक है ना, इंडियन सिटीजन से मैरिड है और वो 7 साल से एटलीस्ट जो है अप्लाई करने से पहले इंडिया में रह रहा है, तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए वैलिड है, उसको रजिस्ट्रेशन से इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी इंडियन सिटीजन का जो माइनर चाइल्ड है ना, ठीक है, समझ लो 2 पेरेंट्स थे, वो इंडियन सिटीजन थे, है ना, वो बाहर जाके रह रहे हैं कंट्री के, है ना, और उन्होंने दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, तब वो बच्चा जो है माइनर है ना, जब वो अडल्ट हो जाएगा, है ना, तो तब उसकी सिटीजनशिप नहीं, जब वो अडल्ट हो जाएगा तब जो है वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर कर सकता है, उसे मिल जाएगी। ये 3 चीज़ें बाय रजिस्ट्रेशन आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेचुरलाइजेशन से कैसे होती है। देखो बाय नेचुरलाइजेशन, देखो रिजाइडिंग इन ए कंट्री कंसर्न्ड फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे पार्लियामेंट जो जिस हिसाब से वो बताएगी है ना, रह रहा है, उसे रजिस्ट्रेशन से मिल सकती है। डू नॉट बी ए सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, वो किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन नहीं होना चाहिए जहाँ इंडिया को जो है सिटीजनशिप नहीं मिलती बाय नेचुरलाइजेशन, उसे जो है नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप इंडिया में मिलेगी। जो दूसरी कंट्री में नहीं मिलती तो इंडिया में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, वो उस कंट्री का नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड में, अगर इंग्लैंड में मिलती है एक्चुअली, इंग्लैंड में अगर जो है इंडियन लोगों को जो है बाई नेचुरलाइजेशन जो है वहाँ रह के जो है सिटीजनशिप नहीं मिलती अगर, है ना, तो इंग्लैंड का कोई आकर इंडिया में बाई नेचुरलाइजेशन उसको नहीं मिलेगी इंडिया की सिटीजनशिप। ठीक है, इस तरीके से रिलिंक्विशिंग द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री एंड एक्सेप्टिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। नेचुरलाइजेशन के लिए अगर वो दूसरी कंट्री का, इंग्लैंड का है, तो पहले उसे इंग्लैंड की सिटीजनशिप को ख़त्म करना पड़ेगा, फिर उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। ठीक है, वो अच्छे करेक्टर का होना चाहिए, है ना, गुड करेक्टर, इट इज़ एग्जेम्प्टेड अंडर स्पेशल प्रोविजन दैट ए पर्सन हैज़ डन स्पेशल वर्क्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, या कोई फील्ड ऑफ साइंस में, फिलोसफी में या आर्ट में, लिटरेचर में, वर्ल्ड पीस में कोई उसने एक्सेप्शनल काम किया हो तभी मिल सकती है, ह्यूमन डेवलपमेंट में कोई काम किया हो, देन ही कैन गेट द सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन विदाउट फुलफिलिंग अबव कंडीशन। अगर इस चीज़ों में उसने कोई एक्सेप्शनल काम किया हो तो वो ऊपर वाली चीज़ें उसकी जो है माफ़ की जा सकती, या फिर उसको शुड बी ए वेल वर्स्ड इन वन ऑफ द लैंग्वेज मेंशन इन 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज दी गई हैं उनमें से एक उसको अच्छी तरह आती हो तो भी जो है नेचुरलाइजेशन जो है उसकी हो सकती है, नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो है इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, उसमें जो है ना इंडियन सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है, इसमें नेचुरलाइजेशन में जो है, एक सेकंड मुझे देखने दो, क्या कोई और मैंने मिस किया है क्या नेचुरलाइजेशन में। आई डोंट थिंक सो, गुड करेक्टर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इन इंडिया जो है अबोव जो जितनी भी ये स्टेटमेंट्स दी हुई है ना, इनको वेव ऑफ कर सकता है ना,
इन केस ए पर्सन हु हैज़ रेंडर्ड डिस्टेंट सर्विसेज इन साइंस फिलोसफी। हाँ वही, अगर इन चीज़ों में जो है साइंस, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इनमें अगर कोई एक्सेप्शनल काम किया है उसने, तो गवर्नमेंट जो है उसकी जो है अबव जो है इन चीज़ों को छोड़ सकता है, ठीक है। और लेकिन एवरी जो नेचुरलाइजेशन, जो भी नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो है इंडियन सिटीजनशिप लेगा, उसको जो है ओथ ऑफ एलिजियंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति जो है वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो भी जो है इंडियन सिटीजनशिप लेगा, उसको जो है ओथ एक लेनी पड़ेगी, किसके, एलिजेंस टूवर्ड्स द कंट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। देखो जब मैंने बताया था इन एडिशनल टू इफ एनी एडिशनल टेरिटरी इज एडेड टू इंडियन टेरिटरी और गेट टेक्स्ट, है ना। इन 1774 जब सिक्किम को फॉर एग्जांपल जो है यूनाइट किया गया इंडिया में, एज ए रिजल्ट जो पीपल थे सिक्किम के वो इंडियन सिटीजन बन गए, है ना। तो द इंडियन गवर्नमेंट विल इंश्योर दैट द पीपल ऑफ दैट रीजन बिकम द इंडियन सिटीजनशिप। देखो जब किसी, मैंने आपको बताया जब कोई टेरिटरी जो है इंडिया में जो है इनकॉर्पोरेट की जाए, नई टेरिटरी जो है इंडिया जो है फॉर एग्जाम्पल वॉर के थ्रू, कोई निगोसिएशन के थ्रू, कोई सेटलमेंट के थ्रू, कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के थ्रू, जब कोई फॉर एग्जाम्पल चलो हाँ सिक्किम जैसे इंडिया में आया, कब, सिक्किम को जब इंडिया में जो है 1974 में जो है ऐड किया गया ना, है ना। तो जो सिक्किम के लोग थे सब, पहले तो वो इंडिया के नहीं थे ना, वो तो दूसरी कंट्री थी ऑल टुगेदर। तो सर 1974 के बाद जो सिक्किम के लोग थे उन्हें जो है इंडिया का पार्ट बना दिया गया और उन्हें डायरेक्टली जो है इंडियन सिटीजनशिप दे दी गई, ठीक है, क्योंकि वो अब एज ए पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन थे, ठीक है। ये एक्ट जो है अमेंड हुआ है 4 बार। जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, 1986 में, 2003 में, 2005, फिर 2015 में, ठीक है, रिसेंटली भी शायद हुआ है। तो अब हमने पढ़ लिया कैसे कैसे जो है बंदा एक्विजिशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज कैसे कैसे कर सकता है ना, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया कैसे कैसे इंडियन सिटीजनशिप जो है ख़त्म हो सकती है, छीनी जा सकती है, ठीक है। कैसे कैसे इंडिया की सिटीजनशिप जो है रेंक्विश हो सकती है, ठीक है, ठीक है। तो एनी सिटीजन ऑफ फुल एज, मतलब बालिग हो, कैपेसिटी में अगर फाइल करेगा डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग इंडियन सिटीजनशिप, दैट पर्सन लूजेज हिज और हर इंडियन सिटीजनशिप वंस डिक्लेरेशन इज रजिस्टर्ड। कोई अपने होशो आभास में अगर फुल एज में इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ने की जो है डिक्लेरेशन करेगा, तो वो अपनी या वो जो है अपनी सिटीजनशिप जो है खो देगा या खो देगी, ठीक है। ये डिक्लेरेशन जो है रिनंकेशन का, वो मेड ड्यूरिंग अगर वॉर के टाइम पे हो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का वॉर चल रहा है किसी कंट्री के साथ, है ना, विच इंडिया इज इन्वॉल्व, है ना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिफ्यूज़ भी कर सकती है टू रजिस्टर इट अनटिल सेंट्रल गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को वो खारिज भी कर सकती है कि अभी जो है ये एप्लीकेशन सिटीजनशिप खारिज करने की तुम्हारी एक्सेप्ट नहीं की जाती अगर वॉर के दौरान, है ना। या फिर जब पर्सन जो है सिटीजनशिप रिनाउंस करेगा ही सिटीजनशिप, हीज और हर माइनर चिल्ड्रन ऑल्सो लूज इंडियन सिटीजनशिप। उसका जो माइनर चिल्ड्रन है जो 18 ईयर से कम है या 21 ईयर से कम है, वो इंडियन सिटीजनशिप जो है वो भी खो देगा। लेकिन व्हेन सच चिल्ड्रन रीच द एज ऑफ 18, जब वो 18 साल का होता है, वो इंडियन अपनी सिटीजनशिप दोबारा क्लेम कर सकता है, ठीक है, ये बात याद रखना। फिर आते हैं हम लोग टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। देखो जब इंडियन कोई भी इंडियन जब है वो एक्वायर करता है इंडियन सिटीजनशिप किसी दूसरे कंट्री की, अनदर कंट्री की, है ना, वॉलेंटरली, अपनी मर्जी से, ज़बरदस्ती नहीं, हीज और हर जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली गेट टर्मिनेटेड, क्योंकि इंडिया में कॉन्सेप्ट किसका है, सिंगल सिटीजनशिप का, ठीक है। ये प्रोविजन जो है डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग वॉर, नहीं होता अप्लाई, ठीक है, मैंने आपको बताया है ना, ड्यूरिंग वॉर नहीं होगा अप्लाई जब इंडिया इन्वॉल्व होगी, अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट कर दे कि कर दो तो हो जाएगा, ठीक है। ये पढ़ लिया लॉस ऑफ सिटीजनशिप बाय रेनोकेशन और क्या है बाकी, टर्मिनेशन, ठीक है। अब पढ़ते हैं डेप्रीवेशन ऑफ इंडियन सिटीजन। अगर कोई सिटीजनशिप अपनी जो है सिटीजनशिप फ्रॉडुलेंट मीन में, मतलब कोई फ्रॉड के जरिए या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से लेगा, है ना, कंसील करके इसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा या नेचुरलाइजेशन के द्वारा ज़रूरी थी, वो अपनी ऐसी कोई चीज़ें छुपाएगा, अपनी आइडेंटिटीज़ को कोई रिलेटेड चीज़ें छुपाएगा, तो वो है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिप्राइव कर सकती है इंडियन सिटीजनशिप से। या वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा डिसलॉयल्टी किसके प्रति, है ना, या डिससेटिस्फैक्शन, है ना, विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज इनेक्टेड बाय लॉ,
तो भी उसकी छीनी जा सकती है ना। वो डिसलॉयल्टी जो है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिस्पेक्ट या डिससेटिस्फैक्शन जाहिर करेगा, ये अच्छा नहीं है या ये है ना, तो भी उसकी चीज़ चाहिए। या इंगेज होगा किसी अनलॉफुल, देखो ये देखो यहाँ देखो, इंगेज इन अनलॉफुल ट्रेड या कम्युनिकेशन में किसी एनिमी के साथ ड्यूरिंग वॉर विद इंडिया, जो कंट्री इंडिया के साथ वॉर में इंगेज है उसके साथ कोई अनलॉफुल ट्रेड या कम्युनिकेशन कर रहा है, इन्वॉल्व है या एसोसिएटेड है इस एक्टिविटी के साथ, या असिस्ट कर रहा है एनिमीज़ को, हेल्प कर रहा है एनिमीज़ को ड्यूरिंग अ वॉर, उसकी भी जो है उसको डिप्राइव किया जा सकता है इंडियन सिटीजनशिप से। अगर कोई सिटीजन जो है सेंटेंस या इम्प्रिजनड है मिनिमम 2 years विद इन 5 years ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन इन, या नेचुरलाइजेशन से या फिर रजिस्ट्रेशन से कोई इंडिया का सिटीजन बना है ना, वो 5 साल के अंदर ही 2 साल के लिए उसको जो है 2 years के लिए अगर उसको जेल हो जाए ना, तो भी उससे इंडियन सिटीजनशिप जो है छीनी जा सकती है। ठीक है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, अगर इंडियन सिटीजनशिप जो है ऑर्डिनरली जो है इंडिया से बाहर रह रहा है कितना कंटिन्यूसली 7 साल के लिए, और विदाउट बीइंग स्टूडेंट एट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ए फॉरेन कंट्री, किसी फॉरेन कंट्री में इंडियन इंस्टीट्यूशन में जो इंडियन स्टूडेंट होने के अलावा है ना 7 साल के लिए लगातार अगर इंडिया से बाहर रह रहा है ऑर्डिनरली है ना, और या फिर वो जो है बाई इंडियन है ना, या एम्प्लॉयड ना हो बाई इंडियन और इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया से जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयड भी ना हो बाहर, या किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट में पढ़ भी ना रहा हो, या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एम्प्लॉयड भी ना हो, जैसे UN है, WHO है, इनके है ना, तो और एनुअली जो है रजिस्टर्ड देयर इंटेंट टू रिटेन इंडियन सिटीजनशिप एट एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूट, और इतने सब के बावजूद भी जो है अगर ना भी हो है ना, और वो हर साल जो है इंडियन जो है कंसुलेट में वो रिटेन भी नहीं कर रहा है इंडियन सिटीजनशिप, तो भी वो इंडियन सिटीजनशिप से डिप्राइव हो सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से जो है कैसे कैसे जो है इंडियन सिटीजनशिप जो है ली जा सकती है या छीनी जा सकती है एक इंसान से। ठीक है, ये हमने पूरा पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट, कि क्यों इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, वाई। हमने पढ़ा कि अगर दूसरे मुल्क की कोई सिटीजनशिप ले लेगा तो भी इंडिया की सिटीजनशिप छिन जाएगी। ठीक है, समझे। अगर इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है, क्योंकि इंडिया ने अडॉप्ट किया है किससे सिटीजनशिप का कंसेप्ट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। किससे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। तो डिस्पाइट के फैक्ट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल है, एक फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ पावर जो है डिवाइडेड है स्टेट्स और यूनियन में, एक डुअल पॉलिटी है सेंटर और स्टेट की, है ना, फिर भी इट ओनली प्रोवाइड्स वन सिटीजनशिप, नेमली इंडियन सिटीजनशिप। फेडरल स्ट्रक्चर देखो अमेरिका में है, वहाँ 2 टाइप की सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप एक USA का भी होगा और दूसरी उसकी स्टेट है, जो जैसे समझ लो टेक्सास है ना, फिलाडेल्फिया है, तो टेक्सास का भी वो सिटीजन होगा। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजन है, वो है इंडियन सिटीजन, डिस्पाइट के इंडिया का भी एक फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इंडिया को जो है इंडियन सिटीजनशिप अलायंस सिर्फ वो करते हैं, एलिजेंस सिर्फ यूनियन को। ठीक है, अदर जो फेडरल स्टेट्स है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है या स्विट्जरलैंड है ना, ये हैव अडॉप्टेड से डुअल सिटीजनशिप है, वहाँ पे स्टेट का भी है, प्रोविंस का भी है और सेंटर का भी है। ठीक है, इंडिया में जितने भी सिटीजन है इररिस्पेक्ट ऑफ देयर स्टेट है ना, इन विच दे आर बोर्न और रिजाइड इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एंड सिविल राइट ऑफ सिटीजन ऑल ओवर द कंट्री, है ना, एंड नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड बिटवीन देम। चाहे वो उत्तराखंड में पैदा हुआ है ना, चाहे वो तमिलनाडु में पैदा हुआ है, चाहे वो आंध्रा में पैदा हुआ है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में पैदा हुआ है, चाहे वो सेम काइंड ऑफ जो है पॉलिटिकल और सिविल राइट्स जो है एंजॉय करते हैं, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में पैदा होने वाला इंसान। ठीक है, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है ना, कोई उसका एलिजियंस सिर्फ सेंटर से है, सिर्फ कंट्री से। ठीक है, जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसने प्रोविजंस डाले हुए हैं एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप के आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने पढ़ा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो 1955 में कौन कौन से किस तरीके से है ना, आर्टिकल 5 से 11 भी हमने पढ़े, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन देता है। फिर एक डिटेल प्रोविजंस जो है आर्टिकल जो है 1955 के जो है सिटीजनशिप एक्ट ने जो है वो क्या किए, पास किए, है ना, जो हमने ऑलरेडी पढ़े, कैसे रजिस्ट्रेशन से होता है, कैसे एक्विजिशन हो सकता है, कैसे डेप्रीवेशन हो सकता है, कैसे टर्मिनेशन हो सकता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से हमने पढ़ा। ठीक है, हमने वेरियस पढ़े, फिर उससे पढ़ा नेचुरलाइजेशन से पढ़ा, रजिस्ट्रेशन से पढ़ा, बर्थ से पढ़ा, है ना।
अब ये देख लिया इंडिया में सिर्फ एक है। अब इसके रीज़न क्या है सिंगल सिटीजनशिप इंडिया ने अडॉप्ट करने का? देखो ईच पर्सन जो यूनाइटेड स्टेट्स में है वो सिटीजन जो है, मैंने बताया यूनाइटेड स्टेट का भी हो और उसकी स्टेट में जहाँ में वो रहता है, टेक्सास में रहता है, फिलाडेल्फिया में रहता है, अलास्का में रहता है, वाशिंगटन में, जहाँ पे भी रहता है ना, लेकिन ही ओन्स एलिजेंस, वो बहुत से एंजॉय करता है। एक डुअल सेट ऑफ पॉलिटी है ना, राइट जो है नेशनल गवर्नमेंट भी उसे देती है और स्टेट गवर्नमेंट भी देती है कुछ, है ना, वहाँ डुअल है, डुअल पॉलिटी में डुअल राइट्स भी देखे। लेकिन जो सिस्टम इंट्रोड्यूस क्या करता है, इस सिस्टम में जो है डिस्क्रिमिनेशन इशू हो जाते हैं। देखो स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, क्या करती है उसके सिटीजन में, और सच एज राइट टू वोट एंड राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस एंड राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन एंड सो ऑन। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक जो है गवर्नमेंट जॉब जो है पब्लिक ऑफिसेज जो है आप किसी भी स्टेट में जाके होल्ड कर सकते हो, दो सब्जेक्टेड टू सम लिमिटेशंस, वो सभी जगह होते हैं ना। लेकिन वहाँ पे स्ट्रिक्ट है कि टेक्सास का इंसान जो है पब्लिक ऑफिसेज में नहीं कर सकता, टेक्सास का ही करेगा, फिलाडेल्फिया का नहीं कर सकता है ना, या मजूरी का नहीं कर सकता है ना। तो देयर आर सेट ऑफ बाउंड्रीज है ना। तो वो लोगों को क्या करता है, वो लोगों को अलग अलग करता है एक दूसरे से एक ही मुल्क में। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये प्रोविजन जो है अवॉइड की गई है इंडियन सिस्टम में जहां सिंगल सिटीजनशिप है ना। और जो डुअल सिटीजनशिप है ना, वो इन जनरल क्या करती है, अंडरमाइन करती है इमोशनल और नेशनल यूनिटी, ठीक है। वो जो है डिवाइडेड हो जाती है उसकी लॉयल्टी, है ना, उसकी लॉयल्टी डिवाइड हो जाएगी ना। हम यहाँ पे इंडियन सिटीजन है, हमारी लॉयल्टी सिर्फ इंडिया और उसके कॉन्स्टिट्यूशन से है। ये नहीं कि उत्तराखंड से भी कोई है तो उत्तराखंड से लॉयल्टी है, उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश, बिहार से आधी आधी, है ना। तो उससे क्या होगा, कंट्री सच एज इंडिया है ना, जहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो अगर ऐसा डुअल सिटीजन हो जाएगा तो हमारा बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। देयर वुड बी हेट्रेड एंड कम्युनल वायलेंस एंड ट्रेड कल्चर इन एवरीथिंग, है ना। पीपल विल फाइट विद वन अनदर, है ना। तो जो पीपल ऑफ द स्टेट है वो मोर कंसर्न है स्टेट के साथ देन द कंट्री एज ए होल। तो वो ऐसा हो जाता है, स्टेट के प्रति उसकी ज़्यादा हो जाएगी वो लॉयल्टी, एज ए मुल्क जो है वो कंसेप्ट भूल जाए, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ जो है डुअल सिंगल सिटीजनशिप है, ताकि लॉयल्टी शुड बी विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द इंडिया, नॉट विद द इंडिविजुअल स्टेट्स। एंड तो डिवाइड ऑफ लॉयल्टी कुड नॉट बेनिफिटेड, ओके, विद सच डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, ओके। अब हम एक दो कंसेप्ट पढ़ते हैं छोटे छोटे। ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया क्या होती है? देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ना, वो डिफाइन करती है ओवरसीज सिटीजन किसको, जो हु इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर 1950 और वाज एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 1950। जो है 1950 जो 26 जनवरी जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ तब इंडियन सिटीजन था या फिर एलिजिबल था इंडियन सिटीजन बनने के, वो ओवरसीज सिटीजन है इंडिया का। उसका चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं उस इंसान के, वो भी अदर एलिजिबल क्राइटेरिया भी हैं, जो वो इंडियन सिटीजन कहा जाएगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाएगा, ठीक है। कब? 26 जनवरी 9। लेकिन लिमिटेशन है, ओवरसीज सिटीजन के कार्ड होल्डर्स होते हैं, जो होम मिनिस्ट्री जो है इशू करती है उनको कार्ड से ना, वो स्पेशल कोई बहुत सारे पर्क्स जो है इंजॉय करते हैं ना। राइट टू वोट जैसा पर्क नहीं इंजॉय करते, बहुत सारे मतलब राइट्स जो है इंडिया में जो है वो इंजॉय करते हैं, ठीक है। उसकी लिमिटेशंस हैं, 1 मिनट, देखो लिमिटेशंस ये हैं कि ओएसिस डू नॉट गेट वोटिंग राइट, है ना, है ना, कैन नॉट होल्ड पब्लिक ऑफिस, है ना, ये जॉब है ना, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं होल्ड कर सकते, वो परचेज कर सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड या फार्म लैंड, ठीक है। डू नॉट, ये चीज़ें जो है ओवरसीज जो कार्ड होल्डर हैं वो नहीं कर सकते। वो ट्रैवल नहीं कर सकते रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में, जैसे कुछ ट्राइबल एरिया है या मिलिट्रीली रिस्ट्रिक्टेड एरियाज है ना, गवर्नमेंट परमिशन के बिना, ठीक है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की ये है, ठीक है। तो एक लास्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, एक और है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन देखा था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब कि कोई फॉरेन सिटीजन है, मतलब उसके पास जो है दूसरे कंट्री की जो है सिटीजनशिप है, वो इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, एक्सेप्ट कि वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश, है ना, या चाइना, ईरान, भूटान या श्रीलंका या नेपाल, इन कंट्रीज से नहीं है ना, है ना, है ना। तो उसके पास जो है पर्सन ऑफ वो इंडियन ओरिजिन है ना, हु इज़ एट द टाइम हेल्ड इन इंडियन पासपोर्ट, है ना, तब उसके पास एक इंडियन पासपोर्ट हो, या उसके कोई पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट जो है वो इंडिया में जो है पैदा हुए हों या परमानेंटली रहते हों इंडिया में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड किया था 1935 में, है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिसाइड था, या उसकी कोई दूसरी टेरिटरी जो इंडिया की हुई उसके बाद, है ना, और जिसका कोई भी ये मतलब स्पाउस ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया
और ए PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, मतलब उसके बीवी या हस्बैंड जो है वो इंडियन सिटीजन हो, तो उसे जो है पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन जो है कहा जा सकता है। ये चीज़ें याद रखना, ये हु एट द टाइम हेल्ड इन इंडियन पासपोर्ट या और who is either of their parents, grandparents या great grandparents were born or permanently resident in India as defined in Government of India 1935 और या अदर टेरिटरी जो इंडिया की उसके बाद हुई हो, who is spouse of a citizen of India और ए PIO। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसके बारे में इस पर भी बहुत सारे पक्ष मिलते हैं ना, है ना। पक्ष जो है होने, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होने के भी है ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होने के भी फ़ायदे हैं। हम पढ़ सकते हैं कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है ओवरसीज सिटीजन का कार्ड होल्डर, कैसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ द कार्ड होल्डर को कन्फर्मेंट किया जाता है, लेकिन आई थिंक दे आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना, जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी चीज़ें थी। कैसे रिंक्विश होती है जो इंडियन सिटीजनशिप कार्ड होल्डर्स है ना, ये नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना 1955 का आर्टिकल्स 5 to 11 जो आर्टिकल्स में क्या कंटेंट है ना, कैसे कैसे इंडिया की सिटीजनशिप ली जा सकती है, कैसे इंडिया की सिटीजनशिप जो है ख़त्म या खारिज हो सकती है ना, और क्यों सिंगल सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट है, और फिर हमने पढ़ा क्या, और कैसे कैसे, मतलब यही चीज़ें जो हैं ये इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। मुझे लगता है इससे ज़्यादा जो अगर आप इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। और इससे ज़्यादा जो लोड लेने का क्या ही फ़ायदा है ना, इतना होगा भी नहीं, क्योंकि इंडियन पॉलिटी ही नहीं करनी है, इस इंडियन पॉलिटी का सिर्फ आपके सिटीजनशिप का चैप्टर ही नहीं करना है, इससे ज़्यादा और भी बहुत सारी चीज़ें, ओके। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, है ना। आगे जो है नया कंटेंट आ रहा है, इसके बाद हम कल से फंडामेंटल राइट स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल राइट के लिए एक्चुअली 3 लेक्चर लगेंगे, क्योंकि वो बड़ा थोड़ा लेंथी है और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको हम बड़ी डिटेल वाइज करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट 3 चैप्टर्स में हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड।